जय श्री श्याम दोस्तों, श्याम गुरुकुल पॉइंट में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज अपन शेयर्स के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, शेयर्स क्या होता है। जो पूंजी के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वही क्या कहलाते हैं, शेयर्स कहलाते हैं। तो देखिए, कंपनी के पार्षद सीमा नियम के पूंजी वाक्यांश में वर्णित कुल पूंजी, जिसे अधिकृत, पंजीकृत व अंकित पूंजी कहते हैं, यह कुल अंश पूंजी छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होती है। प्रत्येक विभाजित टुकड़ा या भाग क्या कहलाता है, अंश कहलाता है। जैसे कि किसी कंपनी को 50 लाख रुपयों की आवश्यकता है, तो इसे एक भाग 100 रुपये का निश्चित कर देती है, तो 50,000 शेयर्स में उसकी क्या बढ़ जाती है, अंश पूंजी बढ़ जाती है। अब देखिए, अंशों के प्रकार। अंश है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला है पूर्वाधिकार या अधिमान अंश, दूसरा है समतांश। पहले को बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर, दूसरा है इक्विटी शेयर। जो इक्विटी शेयर्स होते हैं वो क्या होते हैं, कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं। और जो पूर्वाधिकारी अंशधारी होते हैं उनको जो लाभांश दिया जाता है, जो शेयर्स होते हैं उन पर क्या दिया जाता है, लाभांश दिया जाता है। तो जो पूर्वाधिकार अंशों पर जो लाभांश दिया जाता है वो निश्चित दर से दिया जाता है, जबकि समता अंशधारियों पर जो लाभांश दिया जाता है वो अनिश्चित होता है। समता अंशधारियों को मतदान देने का अधिकार होता है, जबकि पूर्वाधिकार अंशधारियों को मतदान देने का अधिकार नहीं होता है। और जब कंपनी का समापन होता है तो पूर्वाधिकार अंशधारियों को समता अंशधारियों से पहले भुगतान किया जाएगा, जबकि समता अंशधारियों को पूर्वाधिकार अंशधारियों के बाद में भुगतान किया जाता है। तो इन दोनों में बेसिक अंतर यही था। आगे देखिए, अंशधारी। अंशधारी को अपन कंपनी के सदस्य भी बोल सकते हैं। सदस्य और अंशधारी एक ही होते हैं। व्यक्ति जो कि अंशों द्वारा राशि का योगदान देते हैं कंपनी के अंशधारी कहलाते हैं। जैसे ए नाम के व्यक्ति ने एक अंश खरीदा 100 रुपये का, तो वो 100 रुपये से अंशधारी बन गया। बी नाम का व्यक्ति 100 अंश खरीदता है 100 रुपये के हिसाब से, तो वो 10,000 का शेयर होल्डर्स बन जाता है, अंशधारी बन जाता है। कंपनी की पूंजी संरचना, कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपनी। अधिकृत पूंजी, ऑथोराइज कैपिटल। कंपनी के पार्षद सीमा नियम में उल्लेखित अधिकतम पूंजी को कंपनी की अधिकृत पूंजी कहा जाता है। अधिकृत पूंजी होती है वो क्या कहलाती है, अधिकतम पूंजी कहलाती है, और इसका उल्लेख कंपनी के पार्षद सीमा नियम में किया जाता है। सामान्यतया कंपनी इससे अधिक पूंजी निर्गमित नहीं कर सकती है। इसको नाम मात्र की पूंजी भी कहते हैं, इसको पंजीकृत पूंजी भी कहते हैं, और इसको अंकित पूंजी भी कहा जाता है। और अधिकृत पूंजी का योग चिट्टे में सम्मिलित नहीं किया जाता। आगे देखिए, निर्गमित पूंजी। जो जनता में निर्गमित की जाती है वो ही निर्गमित पूंजी कहलाती है। जैसे जनता में 50,000 शेयर्स इशू करते हो तो वो निर्गमित पूंजी कहलाती है। तो देखिए, कंपनी की अधिकृत पूंजी का वह भाग जो जनता के क्रय हेतु निर्गमित किया जाता है। जब कंपनी पर विवरण जारी करती है तो उसमें निर्गमित पूंजी का उल्लेख किया जाता है। निर्गमित पूंजी कहलाती है। सामान्यतया अधिकृत पूंजी का कुछ भाग ही पहले निर्गमित किया जाता है, फिर जैसे जैसे कंपनी को अधिक पूंजी की आवश्यकता पड़ती है शेष पूंजी उसी के अनुसार निर्गमित की जाती है। यानी कि अधिकृत पूंजी होती है उसको एक साथ निर्गमित नहीं किया जाता,
बल्कि कंपनी को जैसे जैसे आवश्यकता पड़ती है उसी अनुसार राशि निर्गमित की जाती है। अगला देखिए प्राथित पूंजी। प्राथित पूंजी का दूसरा नाम है अभिदत्त पूंजी। इसको सब्सक्राइब्ड कैपिटल कहते हैं। निर्गमित पूंजी का वह भाग जो जनता द्वारा ले लिया जाता है प्राथित पूंजी कहलाता है। यह निर्गमित पूंजी से अधिक नहीं हो सकती। अब मान लीजिए कि 50,000 शेयर जनता में इश्यू किए, हो सकता है कि 45,000 अंशों को खरीदने के लिए आवेदन प्राप्त हो, या फिर हो सकता है कि 60,000 अंशों को खरीदने के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हो। तो यदि 45,000 अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं तो 45,000 शेयर इश्यू कर दिए जाते हैं, और जब 60,000 अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं तब भी आप 50,000 शेयर ही क्या करोगे, अलॉट करोगे। इसीलिए इसमें कहा गया है कि यह निर्गमित पूंजी से अधिक नहीं हो सकती। तो जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल होती है वो या तो निर्गमित पूंजी के बराबर होगी या निर्गमित पूंजी से कम होगी। आगे देखिए याचित अथवा मांगी गई पूंजी कॉल्ड अप कैपिटल। प्रार्थित पूंजी का वह भाग जिसके भुगतान हेतु अंशधारियों से मांग की जा चुकी हो याचित अथवा मांगी गई पूंजी कहलाती है। अंशधारियों से यह मूल्य आवेदन पर लिया जा सकता है, आवंटन पर लिया जा सकता है, प्रथम याचना पर लिया जा सकता है, द्वितीय एवं अंतिम याचना के माध्यम से मांगा जा सकता है। अब मान लीजिए एप्लीकेशन पे आपने 2 रुपये मांगा, अलॉटमेंट पे आपने 3 रुपये मांगा, फर्स्ट कॉल पे आपने 2 रुपये मांगा और सेकंड कॉल पे आपने 3 रुपये मांगा। ठीक है, तो आपने एप्लीकेशन मांग ली, अलॉटमेंट मांग ली और फर्स्ट कॉल मांग ली, लेकिन अभी तक आपने सेकंड कॉल नहीं मांगी है। तो अब तक आप कितने रुपए मांग सकते हैं, 2, 3 और 2 7, यानी कि आप 7 रुपये मांग चुके हो, अभी 3 रुपये आप सेकंड कॉल नहीं मांगे हो। तो ये जो 7 रुपये है वो क्या कहलाएगी, कॉल्ड अप कैपिटल कहलाएगी। और जो 3 रुपये अभी तक जो आप नहीं मांगे हो वो क्या कहलाएगी, अनकॉल्ड कैपिटल, अयाचित पूंजी। और जो 7 रुपये वो क्या कहलाएगी, याचित अथवा मांगी गई पूंजी कहलाएगी। आगे देखिए प्रदत्त पूंजी पेड अप कैपिटल। याचित पूंजी का वह भाग जो अंशधारियों द्वारा भुगतान कर दिया जाता है प्रदत्त अथवा चुकता पूंजी कहलाता है। याचित पूंजी में से बकाया मांग को गठाने व अंशहरण खाते के शेष को जोड़ने पर प्रदत्त पूंजी प्राप्त होती है। यानी कि जो कॉल्स इन एरियर है, जिन अंशधारियों ने कोई याचना राशि नहीं दी है उसको गठा देंगे तो हमें पेडअप कैपिटल प्राप्त हो जाएगी, और पेडअप कैपिटल को चिट्ठे के योग में शामिल किया जाता है। आगे देखिए अयाचित पूंजी अनकॉल्ड कैपिटल। इसको मैं बता चुका हूँ। जैसे सेकंड कॉल पे आप 3 रुपये नहीं मांगे हो तो ये क्या कहलाएगी, अयाचित पूंजी। अभिदत्त पूंजी का वह भाग जो कि अभी तक मांगा जाना बाकी है अयाचित पूंजी कहलाती है, अनकॉल्ड कैपिटल कहलाती है। एक होती है आरक्षित या संचित पूंजी रिजर्व कैपिटल। एग्ज़ाम की दृष्टि से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वेरी मोस्ट। अयाचित पूंजी का वह भाग जो केवल कंपनी के समापन पर ही मांगा जा सकता है आरक्षित पूंजी कहलाती है। तो जो आरक्षित या संचित पूंजी है वो केवल समापन पर ही मांगी जाती है। आगे देखिए अंश निर्गमन की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स। सर्वप्रथम परविवरण का निर्गमन किया जाएगा, इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, आवेदन पत्रों की प्राप्ति होगी,
रिसिप्ट्स ऑफ एप्लीकेशन। उसके बाद में जनता को अंशों का आवंटन किया जाएगा, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। उसके बाद में अंशों पर याचनाएं की जाएगी, कॉल्स ऑन शेयर्स, जैसे कि फर्स्ट कॉल हो गई, सेकंड एंड फाइनल कॉल हो गई। इस प्रकार से अंश निर्गमन की प्रक्रिया चलती है। पहले आईपीओ लॉन्च किया जाता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, जनता से आवेदन पत्र मंगवाए जाते हैं और फिर उन आवेदन पत्रों की प्राप्ति होती है। फिर जनता को अंश आवंटन किए जाते हैं, फिर उन पर कॉल्स मांगी जाती है। अब देखिए अंशों का न्यून अभिदान, अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। जब कंपनी द्वारा जनता को प्रस्तावित अंशों से कम अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं तो इसे अंशों का न्यून अभिदान कहा जाता है। जैसे कि 50,000 शेयर इश्यू किए जनता में, जबकि आवेदन पत्र प्राप्त हुए 45,000 के, तो ये कौन सी स्थिति हो गई? न्यून अभिदान की स्थिति हो गई। अब देखिए सेबी के अनुसार न्यूनतम अभिदान जारी की राशि का 90% से कम नहीं होना चाहिए। यानी कि न्यूनतम अभिदान है वो 90% होना चाहिए, 90% से कम नहीं होना चाहिए। यदि प्राप्त आवेदन 90% से कम है तो अंशधारियों को राशि वापस लौटानी होगी। यह राशि अभिदान बंद होने की तिथि के 8 दिनों के भीतर लौटानी होगी। यदि विलंब किया जाता है तो कंपनी उस राशि पर 15% ब्याज देने के लिए बाध्य होगी। यानी कि अभिदान बंद होते ही 8 दिनों के भीतर भीतर आपको राशि लौटानी होगी। यदि 8 दिन के बाद में लौटाते हो तो आपको 15% ब्याज भी देना होगा। अंशों का अधि अभिदान, ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। जब कंपनी द्वारा जनता को प्रस्तावित अंशों से अधिक मात्रा में अंश क्रय करने हेतु आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं तो इसे अंशों का अधि अभिदान कहा जाता है। जैसे कि 50,000 शेयर इश्यू किए जनता में और 50,000 के बदले 60,000 अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हो जाते हैं तो ये स्थिति क्या कहलाती है? अधि अभिदान की स्थिति कहलाती है। ऐसी स्थिति में संचालकों के पास 3 विकल्प मौजूद होते हैं। पहला विकल्प है कुछ आवेदकों को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया जाता है तथा शेष को पूर्ण रूप से मना कर दिया जाता है। जैसे कि 50,000 शेयर इश्यू किए और आवेदन पत्र प्राप्त हो गए 60,000 अंशों के लिए, तो क्या किया जाता है? 50,000 अंशों के आवेदकों को 50,000 शेयर अलॉटेड कर दिए जाते हैं और बाकी जो 10 बचे 10,000 उनको राशि लौटा दी जाती है। दूसरा पॉइंट देखिए, सभी आवेदकों को अंशों का आवंटन आनुपातिक या समानुपात रूप से किया जाता है। जैसे कि 60,000 अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए और आपने इश्यू कितने किए थे? 50,000, तो 60,000 अंशों के आवेदकों को 50,000 शेयर इश्यू कर दिए जाते हैं। यह स्थिति कहलाती है आनुपातिक, यथा अनुपात बंटन कहलाता है। प्रोरेटा, प्रोरेटा यथा अनुपात बंटन। तीसरा पॉइंट देखिए, दोनों विधियों को संयुक्त रूप से भी लागू कर सकते हैं। अगला देखिए अंशों का निर्गमन, इश्यू ऑफ शेयर्स, सममूल्य पर, एट पार, पर ब्याजी पर, प्रीमियम पर, बट्टे पर, डिस्काउंट पर। एक कंपनी अपने अंशों को बट्टे पर निर्गमित नहीं कर सकती। यानी कि कंपनी 1/2013 के अनुसार कंपनी अपने अंशों को बट्टे पर जारी नहीं कर सकती। केवल 2 ही स्थिति में अंशों को बट्टे पर जारी किया जा सकता है। पहली स्थिति है केवल हरण किए गए अंशों के पुनः निर्गमन पर और स्वेट इक्विटी अंशों के निर्गमन पर ही किया जा सकता है। स्वेट इक्विटी अंश वो होते हैं जो कर्मचारियों को जारी किए जाते हैं और ये कर्मचारियों को बट्टे पर जारी किए जा सकते हैं। अगला देखिए प्रतिभूति प्रीमियम। प्रतिभूति प्रीमियम अंशों के निर्गमन पर पूंजीगत लाभ होता है, अर्थात ये कैपिटल प्रॉफिट होता है। इसे निर्गमन के किसी भी समय मांगा जा सकता है। किसी भी समय का मतलब है
ये एप्लीकेशन पे भी मांगा जा सकता है, अलॉटमेंट पे भी मांगा जा सकता है, फर्स्ट कॉल पे भी मांगा जा सकता है और सेकंड एंड फाइनल कॉल पे भी मांगा जा सकता है। लेकिन पर्सन में सूचना के अभाव में इसे आवंटन पर देय माना जाएगा। तो आपको यदि क्वेश्चन में सूचना नहीं दे रखी है तो इसको अलॉटमेंट पे माना जाएगा। आगे देखिए, सिक्योरिटी प्रीमियम को प्रविष्टि में क्रेडिट किया जाएगा निर्गमन के समय। जब आप शेयर्स इश्यू करते हो तो सिक्योरिटी प्रीमियम को क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। जब अंशों का निर्गमन अंकित मूल्य से अधिक पर किया जाता है तो इसे अंशों का परिव्याजी पर निर्गमन कहते हैं। यानी कि 100 रुपये का शेयर आप 110 में जारी कर रहे हो तो ये क्या कहलाएगा, प्रीमियम पर निर्गमन। लेकिन यदि 100 रुपये का शेयर आप 90 में जारी कर रहे हो तो ये क्या कहलाएगा, बट्टे पर निर्गमन। अब देखिए प्रतिभूति प्रीमियम के उपयोग। इसके 5 उपयोग है जो कि एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट है। अब देखिए, सदस्यों को पूर्ण प्रदत्त बोनस अंशों के निर्गमन पे कंपनी अपने अंशधारियों को बोनस शेयर्स भी इश्यू करती है, तो उन बोनस अंशों को शेयर इश्यू करने के लिए आप सिक्योरिटी प्रीमियम का प्रयोग कर सकते हो। संस्था के प्रारंभिक व्ययों को अपलिखित करने में प्रारंभिक व्यय होते हैं जो समामेलन तक किए जाते हैं। अंशों एवं ऋण पत्रों के निर्गमन संबंधी खर्चों, कमीशन एवं बट्टे को अपलिखित करने में, जब आप अंशों और ऋण पत्रों को निर्गमित करते हो तो विभिन्न प्रकार के खर्चे होते हैं। अभिगोपन कमीशन दिया जाता है और बट्टा दिया जाता है। उन सबको यदि आपको राइट ऑफ करना है तो आप सिक्योरिटी प्रीमियम का प्रयोग कर सकते हो। आगे देखिए, शोधनीय अधिमान अंशों अथवा ऋण पत्रों के शोधन पर देय प्रीमियम की व्यवस्था करने में, यदि आप जो प्रेफरेंस शेयर है, अधिमान अंश है, उनको 100 रुपये के शेयर्स को आप 110 में शोधन करना चाहते हो, या डिबेंचर है उसको 100 रुपये के डिबेंचर को 120 में शोधन करना चाहते हो, तो जो प्रीमियम दिया जाएगा 10 रुपये और 20 रुपये, उस प्रीमियम की व्यवस्था भी आप सिक्योरिटी प्रीमियम से कर सकते हो। 5वां पॉइंट देखिए, स्वयं के अंशों को क्रय करने में अर्थात क्रय वापसी में भी आप सिक्योरिटी प्रीमियम का प्रयोग कर सकते हो। अब देखिए, अंशों का पुनः क्रय क्या होता है। बाय बैक ऑफ शेयर्स, जब कंपनी अपने अंशों का क्रय करती है तो यह अंशों का पुनः क्रय कहलाता है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 68 के अनुसार कंपनी अपने अंशों का क्रय निम्न में से किसी भी प्रकार से कर सकती है। वर्तमान क्षमता अंशधारकों से आनुपातिक आधार पर, खुले बाजार से, न्यून खेप अंशधारकों द्वारा, ओड लोट शेयर होल्डर्स, चौथा है कंपनी के कर्मचारियों से। तो कंपनी अपने शेयर्स 4 लोगों से क्रय कर सकती है। वर्तमान क्षमता अंशधारकों से आनुपातिक आधार पर, खुले बाजार से, न्यून खेप अंशधारकों द्वारा, कंपनी के कर्मचारियों से। ये एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है ये चारों पॉइंट। आगे देखिए, यदि कंपनी अपने अंशों का पुनः क्रय स्वतंत्र संचयों, फ्री रिजर्व, फ्री रिजर्व क्या क्या होते हैं, एक तो स्टेटमेंट ऑफ P&L का क्रेडिट सेस, जनरल रिजर्व और लाभांश समानीकरण कोस्ट, डिविडेंड इक्विलाइजेशन फंड, ये होते हैं आपके फ्री रिजर्व। यदि कंपनी अपने अंशों का पुनः क्रय स्वतंत्र संचयों से करती है तो कंपनी को क्रय किए गए अंशों के वास्तविक मूल्य की राशि के बराबर राशि पूंजी शोधन संचय, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, CRR खाते में हस्तांतरित करनी होगी। अब देखिए, फ्री रिजर्व कौन कौन से होते हैं। एक तो क्रेडिट बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट, जनरल रिजर्व, सामान्य संचय खाता, डिविडेंड इक्विलाइजेशन फंड, रिजर्व की जगह यहाँ पे आप कर लेना फंड, लाभांश समानीकरण कोष। आगे देखिए, नॉन फ्री रिजर्व कौन कौन से होते हैं।
एक तो होता है कैपिटल रिजर्व है जिसे बोलते हैं पूंजी संचय, एक होता है सिक्योरिटी प्रीमियम जिसको बोलते हैं प्रतिभूति प्रीमियम, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व है ऋण पत्र शोधन संचय DRR, एक होता है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व है पूंजी शोधन संचय CRR, ये होते हैं नॉन फ्री रिजर्व है। अंशों को पुनः क्रय करने की प्रक्रिया। अंशों का पुनः क्रय अंतर नियमों द्वारा अधिकृत होना चाहिए। दूसरी शर्त देखिए इसकी, सामान्य सभा में विशेष संकल्प पारित किया जाना चाहिए। तीसरी शर्त देखिए, अंशों का पुनः क्रय प्रदत्त पूंजी और मुक्त संचयों के 25% से अधिक नहीं होना चाहिए, अर्थात पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व की जो राशि बनती है उसका 25% जो राशि आती है उससे अधिक आप बाय बैक नहीं कर सकते। आगे देखिए, पुनः क्रय के पश्चात ऋण क्षमता अनुपात डेब्ट इक्विटी रेशियो 2:1 से अधिक नहीं होना चाहिए और अंश क्या होने चाहिए, पूर्णतः प्रदत्त होने चाहिए। विशेष संकल्प पारित होने की तिथि से 12 माह की अवधि के भीतर अंशों का पुनः क्रय हो जाना चाहिए, यानी कि यह पूरी प्रोसेस 12 माह के अंदर अंदर हो जानी चाहिए। कंपनी को रजिस्ट्रार और सेबी के पास शोधन क्षमता घोषणा करनी चाहिए। यह घोषणा कम से कम 2 निदेशकों द्वारा हस्ताक्षरित होनी चाहिए। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।